Hi everyone. We were studying the chapter Tracing Changes Through the Thousand Years. और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे जातियां बनने लगी और जो जातियां थी उसके जो बड़े लोग थे वो जाति पंचायत करने लगे, एक असेंबली उनकी बनने लगी और एक गांव में जो अलग अलग जातियों के बसे थे गांव, उनमें जो है नए नए रूल्स बनने लगे और एक उनका चीफ्टेन भी बनाया जाने लगा, यानी कि एक उनका प्रधान भी बनाया जाने लगा। अब नेक्स्ट हेडिंग करेंगे हम रीजन एंड एम्पायर, क्षेत्र और साम्राज्य। रीजन एंड एम्पायर। लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ द चोलास, तुगलक्स और मुगल्स एनकम्पास्ड मैनी रीजन्स। बड़े बड़े राज्य जैसे कि चोलास के राज्य थे, चोला एक साम्राज्य का नाम था जो चैप्टर 2 में बताया गया है। तुगलक्स चैप्टर 3 में दिया गया है और ऐसे ही मुगल थे जो चैप्टर 4 में दिया गया है। उनके अपने अपने अलग अलग क्षेत्र थे। और संस्कृत प्रशांति चैप्टर 2 फॉर एग्जाम्पल ऑफ अ प्रशांति। और एक संस्कृत प्रशांति, प्रशांति का मतलब कोई भी लेख पुराने समय का जो लिखा होता था संस्कृत में। प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान गियाजुद्दीन बालबन 1266 to 1287 explained that he was the ruler of a vast empire। और एक संस्कृत प्रशांति मिली जिसमें तारीफ़ की गई दिल्ली सुल्तान की, जो दिल्ली के सुल्तान थे गियाजुद्दीन बलबन उनका नाम था, जो 1266 से लेकर 1287 तक दिल्ली के सुल्तान रहे। एक्सप्लेन्ड, और उस प्रशांति में ये विवरण किया गया है दैट ही वॉज द रूलर ऑफ अ वास्ट एम्पायर, कि वो राजा थे, एक शासक थे बहुत बड़े क्षेत्र के, बहुत बड़े साम्राज्य के। दैट स्टेजेस फ्रॉम बंगाल इन द ईस्ट टू गजनी इन अफ़गानिस्तान इन द वेस्ट। और जो ये साम्राज्य था ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? पूर्व में बंगाल से लेके पश्चिम में गजनी तक, यानी कि अफ़गानिस्तान में एक जगह है गजनी, वहाँ तक ये साम्राज्य फैला हुआ था। एंड इंक्लूडेड ऑल ऑफ साउथ इंडिया, और पूरा दक्षिण भारत भी इसी साम्राज्य में आता था, यानी कि गियाजुद्दीन बलबन इस पूरे साम्राज्य के सुल्तान थे। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग क्षेत्र के लोग, गौड़ा, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात अपरेंटली फ्लीड बिफोर हिज आर्मीज। और अलग अलग क्षेत्र के लोग जैसे गौड़ा के लोग, आंध्र, ये सब क्षेत्र के नाम हैं, आंध्रा के लोग, केरल के, कर्नाटक के, महाराष्ट्र के और गुजरात के, इनकी आर्मी से, गियाजुद्दीन बलबन की आर्मी से बहुत ही ज़्यादा डरते थे। हिस्टोरियंस रिगार्ड दिस एज एक्सगरेटेड क्लेम्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट। और जो इतिहासकार हैं उन्होंने दर्जा दिया है इस चीज़ को एक्सगरेटेड क्लेम्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट, यानी कि कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है जीतना, क्लेम का मतलब अपना अधिकार जमाना, यानी कि जीत के अपना अधिकार जमाने का एक्सगरेशन है ये, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जगह पर, बहुत ही ज़्यादा जगह को गियाजुद्दीन बलबन ने जीता और उस पर अपना अधिकार जमा लिया। एट द सेम टाइम, उसी समय, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई रूलर केप्ट क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और इसके साथ साथ इतिहासकार ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये भी समझने लगे, वाई रूलर्स, क्यों शासक जो थे, केप्ट क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, वो क्यों अपना अधिकार जमाना चाहते थे अलग अलग जगहों पर भारतीय उपमहाद्वीप के। एक बीच में पोर्शन दिया गया है, इसको हम पढ़ लेते हैं, लैंग्वेज एंड रीजन। इन 1318 द पोएट अमीर खुसरो नोटेड दैट देयर वॉज, 1318 में एक कवि थे जिनका नाम था अमीर खुसरो, उन्होंने लिखा 1318 में कि अ डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड, सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, तेलंगानी, गुजारी,
मालबरी, गौरी, अवधी एंड हिंदुत्व। उन्होंने कहा कि इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा बोली जाती थी, जैसे कि सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री जो कि दक्षिण कर्नाटक में बोली जाती थी, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में बोली जाती थी, गुजारी गुजरात में, मालबरी तमिलनाडु में, गौरी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में एंड हिंदावी जो है वो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती थी। आमिर खुसरो went on to explain that in contrast to these languages there were Sanskrit which do not belong to any region। और अमीर खुसरो ने ये भी कहा कि इन सब भाषाओं के उलट संस्कृत एक ऐसी भाषा थी जो बोली जाती थी लेकिन वो किसी भी एक क्षेत्र की भाषा नहीं थी। इट वॉज एन ओल्ड लैंग्वेज, ये एक पुरानी भाषा थी, एंड कॉमन पीपल डू नॉट नो इट ओनली द ब्राह्मण्स डू। ये एक आम भाषा थी और जो आम आदमी थे वो इसको नहीं जानते थे, सिर्फ ब्राह्मण ही इसको बोलना जानते थे। आगे बढ़ते हैं। बाय 700 मैनी रीजन्स ऑलरेडी पोजेस्ड डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल डायमेंशंस एंड देयर ओन लैंग्वेज एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। और 700 तक, सन 700 तक आते आते बहुत सारे जो क्षेत्र थे ऑलरेडी पोजेस्ड का मतलब पाना, उनके पास अपने जो है डिस्ट्रिक्ट जोग्राफिकल डायमेंशन थे, यानी कि उनका अपना अपना अलग एरिया था, अलग अलग क्षेत्र थे और अपनी अलग अलग भाषा थी और अपनी अपनी संस्कृति भी थी, संस्कृति भी उनकी अपनी अलग अलग थी, यानी कि एक क्षेत्र की अलग भाषा थी और अपनी ही एक संस्कृति थी। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 9, और इसके बारे में हम चैप्टर 9 में और विस्तार से पढ़ेंगे। दे वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज़। और ये जो क्षेत्र थे ये एसोसिएटेड थे यानी कि संबंधित थे किससे? अलग अलग साम्राज्यों से जो इस क्षेत्र पर राज करते थे। ओकेजनली डायनेस्टीज लाइक द चोलास, खलजीज, तुगलक्स एंड मुगल्स वर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर that was pan-regional, spanning diverse regions। और समय समय पर ओकेजनली डायनेस्टीज़ जो साम्राज्य थे जैसे कि चोलास, खिलजीज, तुगलक और मुगल्स, ये अलग अलग जो साम्राज्य थे उन्होंने अपने अपना एक बहुत ही बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया जो कैसा था? वो पैन रीजनल था। पैन रीजनल का मतलब होता है, पैन रीजनल जो है उसका मतलब होता है अलग अलग क्षेत्र में, यानी कि जो अलग अलग क्षेत्र थे जिनकी अलग अलग भाषा थी, अपनी अपनी अलग अलग संस्कृति, उन सभी क्षेत्रों पर एक ही साम्राज्य रहा है, एक ही राजा का राज भी रहा है। नॉट ऑल दिस एम्पायर वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल। और ये जितने भी साम्राज्य थे ये ऐसा नहीं था, ये सारे ही स्थिर थे और ये सारे ही सफल थे, यानी कि कोई साम्राज्य ऐसा नहीं था कि जो हमेशा ही रहा हो। एक साम्राज्य ख़त्म हुआ तो दूसरा आ गया, और ज़रूरी नहीं है कि हर साम्राज्य जो है वो सफल रहा हो, यानी कि ऐसा नहीं हुआ कि हर साम्राज्य ने हर लड़ाई जीती हो, हर साम्राज्य ने अलग अलग क्षेत्रों पर कब्जा किया हो। ऐसा भी हुआ है कि साम्राज्य सफल नहीं रहे और ख़त्म हो गए। कंपेयर फॉर एग्जाम्पल टेबल 1 इन चैप्टर 3 एंड 4। और चैप्टर 3 और 4 में एक टेबल दी गई है, उसका हम आपस में कंपैरिजन करेंगे बाद में। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ रूल ऑफ द खिलजीज एंड मुगल डायनेस्टीज। अब सवाल ये उठता है कि जो खिलजी साम्राज्य था और जो मुगल साम्राज्य था उनका ड्यूरेशन क्या था, उनके शासन का ड्यूरेशन क्या था, यानी कि समय, कितने समय तक उन्होंने राज किया। व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइंड इन द 18th सेंचुरी, जब मुगल एम्पायर ख़त्म हो गई 18वीं शताब्दी में, इट लेड टू द री इमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स। और इससे क्या हुआ? जो रीजनल स्टेट्स थे यानी कि जो क्षेत्रीय राज्य थे जिन पर कब्जा कर लिया था मुगल साम्राज्य ने, वो दोबारे अब उभरने लगे। री इमर्जेंस यानी कि दोबारे वो सामने आने लगे, दोबारे अब दिखने लगे। बट ईयर्स ऑफ इम्पीरियल पैन रीजनल रूल हैज़ ऑल्टर्ड द करेक्टर्स ऑफ द रीजन्स। लेकिन जब सालों तक एक इम्पीरियल रूल रहा, इम्पीरियल का मतलब एक छत्र राज्य रहा, अलग अलग क्षेत्रों में
तो इससे क्या हुआ, उन जगहों का, उन क्षेत्रों का करेक्टर जो है उसमें बदलाव आ गया। यानी कि जैसे पहले अलग अलग क्षेत्र बन गए थे, उनकी अलग अलग भाषा थी, उनकी अपनी अलग अलग संस्कृति थी, तो जब एक साम्राज्य का सारे क्षेत्रों पे एक छत्र राज रहा तो उनकी संस्कृति में, उनकी भाषा में बदलाव आने शुरू हो गए। Across most of the subcontinent, the region were left with the legacies of the big and small states that had ruled over them. और बहुत सारे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में जिन क्षेत्रों में साम्राज्यों का राज रहा, वहाँ पर उनकी छाप, चाहे वो बड़ा क्षेत्र हो या छोटा राज्य हो, वहाँ पर उनकी छाप छुटती रही। किनकी छाप छुटती रही? उन साम्राज्यों की, उन राजाओं की जिन्होंने उन क्षेत्रों पर राज किया था। दिस वॉज एपरेंट इन द इमर्जेंस ऑफ मैनी डिस्टिंक्ट एंड शेयर ट्रेडिशन। ये कैसे पता चला? एपरेंट का मतलब सामने आना। ये सामने कैसे आया? बहुत सारे अलग अलग और बहुत सारे एक जैसे रिवाज ने उभर कर सामने आने लगे इन क्षेत्रों में। इन द रिम्स ऑफ गवर्नेंस, द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, एलाइड कल्चर एंड लैंग्वेजेस, जैसे कि सरकार चलाने का तरीका, अर्थव्यवस्था को प्रबंधन करने का तरीका, संस्कृति का तरीका एंड लैंग्वेज, और भाषा। यानी कि अर्थव्यवस्था, सरकार, संस्कृति और भाषा, इन सब चीज़ों में क्या होने लगा? बदलाव अब होने लगा। थ्रू द 1000 ईयर्स बिटवीन 700 एंड 1750, और 1000 साल तक 700 से लेकर 750 के बीच में, द करेक्टर ऑफ द डिफरेंट रीजन डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन। और इससे क्या हुआ? इन सालों के बीच में 700 लेकर 1750 के बीच में अलग अलग क्षेत्रों का जो करेक्टर था वो अकेले आगे नहीं बढ़ा, अकेले उसका विकास नहीं हुआ। इनके सारे क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित हो गए, उनकी भाषाएं भी कहीं ना कहीं मिलने लगी और वो आगे बढ़ने लगे, सब क्षेत्रों में ग्रोथ होने लगी, उनका विकास होने लगा। These regions left the impact of large pan-regional force of integration without even quite losing their distinctiveness। और ये जो क्षेत्र थे, इन पे इम्पैक्ट पड़ने लगा, इन पे असर पड़ने लगा। इम्पैक्ट का मतलब असर पड़ना किसका? जो लार्ज स्केल पे, जो बड़े पैमाने पर उन पर राजाओं का राज रहा और वो आपस में एक दूसरे से संबंधित हो गए, क्योंकि बहुत सारे जो अलग अलग क्षेत्र थे, सब पे एक छत्र राज जब किसी राजा का रहा तो उसकी छाप उन पे छूटने लगी, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित हो गए, लेकिन उन्होंने इसमें अपनी डिस्टिंक्टिवनेस ख़त्म नहीं करी। यानी कि अपना जो एक अलग उनका पहचान थी वो उन्होंने ख़त्म नहीं होने दी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अलग अलग क्षेत्र उभर कर सामने आने लगे, जिनकी अलग अलग भाषा थी, अलग अलग संस्कृति थी, लेकिन जब अलग अलग डायनेस्टीज़ ने, अलग अलग साम्राज्यों ने इन पर राज किया तो कहीं ना कहीं इन पर उन साम्राज्य की छाप छूटी और ये लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित हो गए, लेकिन फिर भी इनकी एक अलग पहचान हमेशा से ही बनी रही। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, पुराने और नए धर्म, नई हेडिंग है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। द 1000 years of history that we are exploring witness major development in religious traditions। जो 1000 साल का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, इसने विटनेस किया है, इसने विटनेस का मतलब देखना, इसने देखा है बहुत सारे बड़े बड़े जो डेवलपमेंट, बड़े बड़े जो बदलाव हुए हैं, किसमें? धर्म के ट्रेडिशंस में, यानी कि धर्म की परंपराओं में जो बदलाव हुए हैं 1000 साल तक। पीपल बिलीव इन द डिवाइन वॉज समटाइम्स डीपली पर्सनल, बट मोर यूजुअली इट वॉज कलेक्टिव बिलीफ इन अ सुपर नेचुरल एजेंसी। जो लोग थे उनका विश्वास था, बिलीफ थी एक डिवाइन में, यानी कि एक
भगवान में जो किसी को दिखता नहीं है, वो समटाइम डीपली पर्सनल, वो कभी कभी पर्सनल थी, यानी कि कोई आदमी इस बात को मानता था कि भगवान है, कोई नहीं मानता था, बट मोर यूजुअली, लेकिन ज़्यादातर इट वॉज कलेक्टिव, लेकिन ज़्यादातर ये कलेक्टिव थी, यानी कि सब लोगों की धर्म के बारे में एक ही सोच थी, एक ही विश्वास था। कलेक्टिव बिलीफ इन अ सुपर नेचुरल एजेंसी, और वो क्या थी, एक सुपर नेचुरल एजेंसी में उनकी बिलीफ थी, यानी कि सब लोग ये जानते थे कि एक सुपर नेचुरल, यानी कि एक प्राकृतिक रूप से एक ऐसी शक्ति है जो पूरे विश्व को चला रही है। रिलीजन वॉज ऑफन क्लोजली कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज़, और धर्म को संबंधित किया जाता था, कनेक्ट किया जाता था किससे, सोशल यानी कि सामाजिक और आर्थिक जो संरचना थी पूरी एक कम्युनिटी की, उससे धर्म को संबंधित किया जाता था, यानी कि समाज में धर्म का और अर्थव्यवस्था में भी धर्म का बहुत ज़्यादा असर था, और इसी के नाम पर लोग जो है अलग अलग जातियों में, अलग अलग समुदायों में बटे हुए थे। एज द सोशल वर्ल्ड ऑफ दिस ग्रुप अल्टर्ड, सो टू डिड देयर बिलीव्स, और जैसे जैसे सामाजिक संरचना इन समुदायों की हुई, वैसे वैसे उनका जो विश्वास था धर्म पर, वो भी उसमें भी बदलाव आता रहा। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इसी समय में, दैट इम्पॉर्टेंट चेंजेस ऑकर्ड इन द वॉट वी कॉल्ड हिंदुइज्म टुडे, बहुत सारे मुख्य बदलाव हुए किसमें, हिंदुइज्म में, जिसे हम हिंदुइज्म बोलते हैं। दीज इंक्लूड द वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज़, और सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ, वर्शिप ऑफ न्यू डाइटी, डाइटीज़ का मतलब देवी देवता, यानी कि अब नए नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी, और जो राजा लोग थे वो अब मंदिर बनाने लगे। एंड द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण, और जो ब्राह्मण थे उन लोगों की महत्वता बढ़ती चली गई। द प्राइस्ट एज डोमिनेंट ग्रुप इन सोसाइटी, और जो प्राइस्ट थे यानी कि जो लोग पुजारी थे उनकी महत्वता बढ़ती चली गई, और अब ये एक डोमिनेंट ग्रुप बन गया था समाज में, यानी कि ब्राह्मण और जो पुजारी थे वो समाज के एक बहुत ही शक्तिशाली और इज्जतदार आदमियों में आने लगे थे। देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न द ब्राह्मण्स अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट इन सोसाइटी, और जो उनका ज्ञान था संस्कृत का ब्राह्मणों का, उसकी वजह से उन्हें समाज में बहुत ज़्यादा इज्जत मिलने लगी। देयर डोमिनेंट पोजीशन वॉज कंसोलिडेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पैटर्नर, न्यू रूलर्स सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज, और अब क्या होने लगा, जब इनकी इज्जत पूरे समाज में बढ़ने लगी, क्योंकि इन्हें संस्कृत का ज्ञान था, तो जो उनकी पोजीशन थी समाज में वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गई, क्योंकि इन्हें सपोर्ट किसका था, पैट्रन्स का था। पैट्रन्स वो लोग थे जो इनके भक्त लोग थे और जो अमीर थे। न्यू रूलर सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज, और ऐसे शासक भी थे जो इनको इज्जत देते थे ताकि उनका साम्राज्य अच्छे से चलता रहे। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड, और इस समय का बहुत बड़ा एक जो बदलाव था, वॉज द इमर्जेंस ऑफ द आइडियल ऑफ भक्ति। वो क्या था, वो था इमर्जेंस ऑफ द आइडियल ऑफ भक्ति, यानी कि एक आइडिया, भक्ति का आइडिया जो है उभर कर सामने इस समय में आया था, यानी कि लोग भक्ति में विश्वास करने लगे थे। ऑफ अ लविंग पर्सनल डाइटीज दैट डिवोटीज कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्राइस और एलोवेट रिचुअल्स, और भक्ति का मतलब था एक अपने पर्सनल देवी देवता लोगों ने बना लिए थे, अपने खुद के देवी देवता बनाने लिए थे, और जो भक्त लोग थे उन्हें अब ब्राह्मणों की और पुजारियों की ज़रूरत नहीं थी किसी भी धर्म का कार्य करने के लिए। रिचुअल्स का मतलब धर्म का कार्य, जैसे कि हम ही लोग हैं, मान लीजिए हम कहते हैं कि भैया हम तो शिव जी की अपने घर में पूजा करते हैं, तो हम खुद ही पूजा कर लेते हैं, हमें किसी पुजारी की जरूरत नहीं थी। तो इसी को ही भक्ति का नाम देने दिया गया, यानी कि लोग अपने घरों में अब भक्ति करने लगे थे भगवानों की, और अब उन्हें किसी पुजारी ब्राह्मण की जरूरत नहीं थी। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड
व्हेन न्यू रिलीजन अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। और यही वो समय था, दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड वेयर न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, जब नए नए धर्म बनने लगे उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग ऑफ द होली कुरान टू इंडिया इन द सेवेंथ सेंचुरी। और जो व्यापारी थे मर्चेंट्स, और जो माइग्रेंट्स वो लोग होते हैं जो दूसरी जगह से आके एक जगह पर बस जाते हैं, उनको माइग्रेंट्स बोला जाता है। तो जो व्यापारी लोग थे और जो माइग्रेंट्स थे वो अपने साथ लाए थे होली कुरान को, यानी कि कुरान को अपने साथ लाए थे 7वीं शताब्दी में। मुस्लिम रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक, और मुस्लिम जो हैं वो कुरान को अपनी धार्मिक किताब मानते हैं। एंड एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ द वन गॉड, और वो मानते हैं कि एक ही भगवान है जिसका नाम है अल्लाह। हुज लव, जिसका प्यार, मर्सी एंड बाउंटी एम्बेरेस ऑल दोज हु बिलीव इन हिम, जिसका प्यार और जिसकी दया, मर्सी, और जिसका जो आशीर्वाद है, बाउंटी, वो क्या करता है, एम्बेरेस करता है उन लोगों को जो उसमें विश्वास रखते हैं, यानी कि उन लोगों को आगे बढ़ाता है जो उसमें विश्वास रखते हैं, विदाउट रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड, चाहे वो किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग हों। यानी कि जो लोग अल्लाह में विश्वास रखते हैं उसको अल्लाह आगे बढ़ाता है, चाहे वो किसी भी समाज से आते हों। मैनी रूलर्स वर पैट्रन ऑफ इस्लाम एंड द उलेमा लर्न थियोलॉजियंस एंड जूरिस्ट। और बहुत सारे जो लोग थे, बहुत सारे जो राजा थे, रूलर शासक थे, वो इस्लाम के भगत थे, पैट्रन्स थे, इस्लाम को मानते थे, उसकी सीख पर चलते थे। एंड द उलेमाज वो थे जो इस्लाम के हिसाब से ज्ञान देते थे, कुरान का, धर्म का ज्ञान देते थे। लर्न थियोलॉजियंस एंड जूरिस्ट, और जो उलेमा थे वही थ्योरीज पढ़ते थे कुरान की और इसकी सीख के बारे में पढ़ते थे। एंड लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम वॉज इंटरप्रेटेड इन अ वैरायटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोवर। और जैसे कि हिंदुइज्म में हुआ, ऐसे ही इस्लाम को भी अलग अलग तरीक़ों से लोगों के सामने रखा गया, उन लोगों के द्वारा जो इस्लाम के फॉलोअर्स थे, यानी कि जो इस्लाम को मानते थे। देयर वर द शिया मुस्लिम हु बिलीव्ड दैट द प्रॉफिट मोहम्मद सन इन लॉ अली वॉज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। और इसी तरह मोहम्मडन्स में, यानी कि मुसलमानों में शिया मुस्लिम होते हैं जो ये विश्वास रखते हैं, हु बिलीव्ड दैट द प्रॉफिट मोहम्मद, के जो मोहम्मद थे उनके जो सन इन लॉ थे, यानी कि जो उनके दामाद थे अली, वॉज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, वो ही मुस्लिम समाज के नेता थे। यानी कि शिया लोग मानते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद के जो दामाद थे अली, वो मुस्लिम समाज के लीडर थे। एंड द सुन्नी मुस्लिम, लेकिन जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं, who accepted the authority of the early leader खलीफाज of the community and the succeeding खलीफाज। जो सुन्नी मुस्लिम हैं वो मानते हैं कि जो खलीफाज थे वो ही उनके समुदाय के नेता हैं, और उसके बाद के खलीफा हैं वो भी समुदाय के नेता हैं। यानी कि जो पहले खलीफा थे वो वो सुन्नी मुसलमानों के हिसाब से मोहम्मडन्स के नेता हैं, और जो शिया थे उनके हिसाब से जो अली थे वो मोहम्मडन्स के नेता थे। देयर वर अदर इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस स्कूल ऑफ लॉ, हनाफी एंड साफ़ी, एंड इन थियोलॉजी एंड मिस्टिक ट्रेडिशन। और एक और जो अंतर है मोहम्मडन्स में, वो इस आधार पे भी है, ऑन द बेसिस ऑफ स्कूल ऑफ लॉ, यानी कि जो धर्म के नाम पर स्कूल खुले हुए हैं उसमें भी अंतर है। जैसे कि एक तरह की जो लीग है, एक तरह की जो पढ़ाई मुसलमानों में पढ़ाई जाती है, उन स्कूलों को हनाफी बोलते हैं, और दूसरे तरह के हैं साफ़ीज़। दिस ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। We will going to complete this chapter in our next video.